गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। वीडियो अति महत्वपूर्ण है साथियों। जितने भी साथी झारखंड बीएड एमएड बीपीएड एंट्रेंस 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको जानने को मिलने वाले हैं। 2025 के पूरे 40 प्रश्न जो पूछे गए थे शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड में, उनको डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होंगे। आपको पता चलेगा किस लेवल के सवाल पूछे जाते हैं और आप कितना कर पा रहे हैं। अभी तैयारी आपका कैसा चल रहा है, खुद का आकलन आप कर पाएंगे। एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है साथियों ऑल पीवाईक्यूज के नाम पे। वहाँ ऑलरेडी सारे पीवाईक्यू 19 से 25 तक के करवा दिए गए हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे पीवाईक्यू, रीजनिंग के पीवाईक्यू, हिंदी इंग्लिश सभी के पीवाईक्यू सॉल्यूशन के साथ में बताए गए हैं। तो उनको आप ज़रूर देख ले साथियों, आपकी तैयारी को चार चांद लगा देंगे वो वीडियोज़। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं शिक्षण अभिरुचि में 2025 में जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए सवाल किस तरह के पूछे जाते हैं। एक अच्छा शिक्षक वह होता है जो, तो अच्छा शिक्षक कौन होता है? ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। केवल उच्च उपलब्धि, केवल जहाँ भी रहेगा ना तो केवल जो है आपको क्या कर देता है, सीमित कर देता है। तो केवल उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वालों पर ध्यान केंद्रित करता है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। केवल तक सीमित रहना नहीं है। शिक्षण विधियों के साथ कठोर होता है। कभी भी आपको किसी भी सिचुएशन में किसी भी तरह से कठोर नहीं होना है, तो ये भी नेगेटिव विकल्प है। शिक्षार्थियों की विभिन्न ज़रूरतों को समझता है और उनके अनुसार ढल जाता है। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि सिचुएशंस के हिसाब से आपको खुद को एडजस्ट करना है, समायोजित करना है। जिस तरह की विद्यार्थियों की ज़रूरत है इनको ही तो आपको समझना है, उनके अनुसार आपको ढलना है। केवल पाठ्य पुस्तक सीमित, ये भी सीमित नहीं रहना है। सीमित वाले बिल्कुल नेगेटिव ऑप्शंस होते हैं, तो इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल क्या पूछा था। शिक्षकों के लिए बच्चों में व्यक्तिगत अंतर को समझना क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, अब व्यक्तिगत अंतर क्यों समझना महत्वपूर्ण है? आपको मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है, बाल मनोविज्ञान, ताकि आप बालकों की रुचियों को समझें, बालकों की योग्यता को समझें, बालकों की क्षमता को समझें। बालक कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे समझते हैं, इनका स्तर क्या है समझने का, है ना। तो सभी बालकों में व्यक्तिगत अंतर होते हैं और सभी को अलग अलग आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर उस हिसाब से आपको समझना होगा, तभी आप सभी बालकों को क्या कर पाएंगे, अच्छे से सिखा पाएंगे, पढ़ा पाएंगे, टीच कर पाएंगे। तो छात्रों को आसानी से लेबल करने के लिए सभी के लिए एक ही आकार का शिक्षण। देखिए सभी बच्चे अलग अलग योग्यता आवश्यकता वाले हैं, तो सभी को एक समान शिक्षण या एक आकार का शिक्षण देना गलत है। प्रत्येक बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने हेतु शिक्षण को अनुकूलित करने के लिए तो ये विकल्प हो सकता है। आकलन को सरल बनाने के लिए, देखिए यहाँ पर असेसमेंट तो संबंधित है ही नहीं, तो टीचिंग को अनुकूलित करने के लिए, सभी बच्चों की ज़रूरत पूरा करने के लिए सी विकल्प यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। सारे प्रश्न आप लोग ज़रूर देखिएगा। शिक्षण को एक पेशा माना जाता है, प्रोफेशन माना जाता है, क्योंकि इसके लिए डिग्री की आवश्यकता होती है। डिग्री पर विशेष बल नहीं देना है, सेकेंडरी चीज़ें हैं। इसमें काम के घंटे तय होते हैं, यह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसमें नैतिकता, जिम्मेदारी और निरंतर सीखने की एक संहिता शामिल होती है। ये बेस्ट ऑप्शन है टीचिंग पेशा के लिए, ना कि आप नौकरी के लिए या फिर कम काम करना पड़ता है या फिर आपको सैलरी अधिक मिलता है, आसान जॉब है। इस तरह की माइंडसेट आपको नहीं रखना है साथियों। यह एक जो है नैतिकता, जिम्मेदारी वाला यहाँ पर प्रोफेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक एजुकेटर के लिए शिक्षण में रुचि क्यों आवश्यक मानी जाती है? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना रुचि, इंटरेस्ट। अगर कोई टीचर का अपने सब्जेक्ट में रुचि नहीं है या फिर शिक्षण की जो क्रिया है, टीचिंग की जो प्रक्रिया है, इसमें इसको रुचि ही नहीं है, जबरन पैसा के लिए या फिर नौकरी के लिए आ गए हैं, किसी के कहने पे या पेरेंट्स के कहने पे या फिर देखा देखी में आ गए हैं, तो वो शिक्षण कार्य जो है सही से नहीं कर पाएंगे साथियों। किसी भी कार्य को सही लगन से करने के लिए हमें उसमें रुचि होना चाहिए, इसीलिए रुचि के अनुसार सब्जेक्ट का चयन भी करवाया जाता है। तो यहाँ पर उच्च वेतन, ये तो लालची प्रवृत्ति का हो जाएगा। यह बेहतर कक्षा अनुशासन को बढ़ावा देता है या प्रभावी शिक्षण और छात्र प्रेरणा की ओर ले जाता है, ये विकल्प सी वाला बेस्ट हो सकता है। आगे देख ले, अगला है यह प्रशासनिक कार्यभार को कम करता है। तो ये सब रिलेवेंट ऑप्शन है नहीं। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर साथियों आपका
यह प्रभावी शिक्षण, आपको इफेक्टिव टीचिंग करना है ना, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका तो यही काम है। शिक्षण में रुचि है तभी आप शिक्षण को क्या बनाएंगे, प्रभावी बनाएंगे, जिससे छात्र जो है प्रेरित भी होंगे। तो ये सबसे बेहतर विकल्प है। शिक्षण में गहरी रुचि रखने वाले टीचर एजुकेटर की संभावना है। केवल अपने करियर पर ध्यान केंद्रित कर, केवल अपने केंद्रित पर ध्यान नहीं देना, अपने करियर पर बच्चों के बारे में आपको ज़्यादा सोचना है ना, तो फिर इसमें लालची प्रवृत्ति आ जाएगा। पुरानी शिक्षण टेक्निक्स पर निर्भर नहीं रहना, ये भी आपका गलत बात है। अकेले काम करना पसंद करना, तो अकेले काम करेंगे तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा ही नहीं। सामाजिक प्रक्रिया है, छात्रों के चिंतन और विकास को प्रोत्साहित करना, तो ये सबसे बेस्ट ड्यूटी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो गहरी रुचि रखते हैं तो ये होगा। आगे देखिए साथियों, कक्षा में समूह प्रबंधन से तात्पर्य है क्लासरूम मैनेजमेंट। ये हमने क्लास में डिस्कस भी किया है पिछले क्लास में, तो यहाँ पर सवाल भी देख लीजिए। जो जो टॉपिक पढ़ाएंगे आपको वहीं से सवाल ड्रॉप होंगे, टेंशन नहीं लेना है। छात्रों को समूह में दंडित करना, दंड से हमेशा आपको बचना है। कुंठा की भावना विकसित होती है इससे, डर, नेगेटिविटी, ये सब नेगेटिव चीज़ें जुड़ जाती हैं, तो दंड से बचना है, कठोर दंड से। छात्रों की निश्चित पंक्तियों में व्यवस्थित करना, हाँ ये काम हो सकता है। समूह गतिविधियों को संभालना और छात्रों के बीच सहयोग सुनिश्चित करना। केवल होमवर्क, ये तो गलत बात है। तो बी और सी में आप देख सकते हैं दोनों कहीं ना कहीं सही लग रहा है कि निश्चित पंक्तियों में व्यवस्थित करना। क्या सिर्फ निश्चित पंक्तियों में व्यवस्थित करना ही प्रबंधन का मुख्य कार्य होगा? नहीं, समूह गतिविधियों को संभालना और छात्रों के बीच सहयोग सुनिश्चित करना, ये बेहतर है। बी ऑप्शन से बेहतर है सी, तो सी के साथ जाएंगे, सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे साथियों, 67 में पूछा गया था प्रभावी समूह प्रबंधन में पहला कदम क्या है, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? दंड देते हैं, ये तो होता ही नहीं है। स्पष्ट लक्ष्य और नियम स्थापित करते हैं। समूह संघर्ष कभी भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। छात्रों को बेहतर ढंग से विभाजित करते हैं। ये तो बांटना अलग बात है, बाद की बातें हैं, लेकिन सबसे पहले जब भी हम मैनेजमेंट का कार्य करते हैं, प्रबंधन का कार्य करते हैं, तो सबसे पहले क्यों प्रबंध कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। तो सबसे पहले हम अपना लक्ष्य, उद्देश्य को निर्धारित करते हैं। उसके बाद में इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग नियम बनाते हैं, रूल बनाते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होना चाहिए? बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन छात्रों में नेतृत्व कौशल विकसित करने में मदद करता है? लीडरशिप क्वालिटी को भी आपको क्या करना है? डेवलप करना है। समूह चर्चा और प्रोजेक्ट कार्य याद रखने से, ये तो रटन विद्या पर आपको जोर ही नहीं देना है, रटकर सीखना ये गलत है। केवल व्यक्तिगत असाइनमेंट, पर्सनल असाइनमेंट देंगे तो इससे क्या लीडरशिप विकसित होगा? कभी नहीं। कब नेतृत्व कौशल विकसित होगा? जब बच्चे को आप अवसर देंगे, जब उसको समूह प्रदान करेंगे, ग्रुप में रहेगा तभी तो वो नेतृत्व करेगा। उसको कार्यभार सौंपेंगे, जिम्मेदारी सौंपेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपेंगे, तभी लीडरशिप क्वालिटी विकसित होगी। ये कहाँ से होगी? समूह चर्चा और प्रोजेक्ट कार्य में। आगे देखते हैं 69 में, यह किस सिद्धांत कार्य ने सीखने के भावनात्मक और सामाजिक आवश्यकताओं पर जोर देते हुए आवश्यकता के पदानुक्रम का प्रस्ताव रखा है? तो देखिए यहाँ पर आवश्यकता के अनुसार पदानुक्रम जो रखा है ये प्रेरणा से संबंधित है। इसका थियरी क्लास आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो ये सिद्धांत दिया है अब्राहम मास्लो ने प्रेरणा के संबंध में आवश्यकता के अनुसार क्रमवार सजाई गई हैं चीज़ें कि व्यक्ति के जीवन में प्रेरणा अलग अलग स्टेजेस में किस तरह से आता है। तो इसका डिटेल क्लास है, वो क्लास में थियरी में। भावनात्मक समायोजन मुख्य रूप से संदर्भित करता है समायोजन, एडजस्टमेंट। समायोजन का मतलब क्या है? सिचुएशन के अनुसार या फिर जो भी परिस्थितियां हैं इसके अनुसार खुद को ढाल लेना, एडजस्ट कर लेना, यही है समायोजन। तो भावनात्मक रूप से आपको भी समायोजित करना होगा। आसानी से दोस्त बनाने की क्षमता, भावनाओं को उचित तरीके से प्रबंधन करने की और व्यक्त करने की। परीक्षा, स्कूल, नियम ये सब तो रिलेवेंट है नहीं, भावनाओं की बात हो रहा है यहाँ पर। तो भावनाओं को उचित तरीके से प्रबंध करना है और कैसे व्यक्त करना है, कब व्यक्त करना है, कितना व्यक्त करना है, तो ये भावनात्मक समायोजन को संदर्भित करता है। बी विकल्प यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मनोवैज्ञानिक घटक आमतौर पर किसी दृष्टिकोण का हिस्सा नहीं होता है? तो मनोवैज्ञानिक घटक जो है आमतौर पर किसी दृष्टिकोण का हिस्सा नहीं होता है। भावनात्मक, ये तो मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है।
संज्ञानात्मक ये भी मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। जो व्यवहारिक पक्ष है ये भी जुड़ा हुआ है। आपका शरीर जो है ये मनोविज्ञान का घटक नहीं है, शरीर जो है मनोविज्ञान से जुड़ा नहीं है। बाकी भावनात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष, व्यवहारिक पक्ष ये सभी आपके मनोवैज्ञानिक घटक हैं। शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण को सबसे अच्छे तरीके से मापा जा सकता है। शिक्षा के प्रति कैसा दृष्टिकोण है इसको मेजर करना है। कुछ टेस्ट होते हैं साथियों, किस टेस्ट से हम मापेंगे? आईक्यू परीक्षण, ये आईक्यू टेस्ट क्या मापते हैं हम लोग? आईक्यू से हम लोग बुद्धि परीक्षण करते हैं, इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं, है ना। उपलब्धि परीक्षण में क्या होता है? उपलब्धि को मापते हैं। शारीरिक फिटनेस परीक्षण में ये तो फिजिकल टेस्ट हुआ, इससे शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण को मापा जा सकता है? नहीं। तो दृष्टिकोण पैमाने वाले प्रश्नावली प्रश्न से हम क्या माप सकते हैं? शिक्षा के प्रति किसी का क्या दृष्टिकोण है, क्या नज़रिया है। ऐसे ऐसे प्रश्न हम सेट करेंगे जिसमें प्रश्न जो रहेंगे शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण से संबंधित प्रश्न रहेंगे, जिससे हम उसके नज़रिए को, दृष्टिकोण को माप सकते हैं। एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होता है साथियों, ये अनुमान होता है। आगे देखेंगे शिक्षकों के लिए बाल विकास महत्वपूर्ण है, क्यों? देखिए, बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट जो है साथियों, आपको बहुत अच्छे से जानना होगा। जैसे यहाँ पर आपका गर्भावस्था होता है, गर्भावस्था से बच्चे आते हैं शैशवावस्था में, फिर बाल्यावस्था के दो प्रकार, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ये अवस्थाएं आपको पढ़नी हैं। शैशवावस्था में बच्चे कैसे बढ़ते हैं, इनका विकास कैसे होता है, कैसे समझते हैं, कैसे इनका इमोशनल डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, सामाजिक विकास किस अवस्था में किस तरह से होता है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए शिक्षकों को बाल विकास पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसी एज रेंज के बच्चों को टीचर को क्या करना है? पढ़ाना है, टीच करना है। तो बाल विकास महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है आपने जाना? यह उनकी अनुशासन से संबंधित नहीं, यह बच्चों के सीखने और बढ़ने, देखिए बढ़ने के तरीकों को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम बनाता है। तो इसीलिए जानना चाहिए सभी टीचर को, ये महत्वपूर्ण है। कार्यभार या सफलता ये संबंधित है नहीं। बच्चों को समझने के लिए, उनको अच्छे ढंग से टीच करने के लिए, समझेंगे तभी उनके अनुसार आप शिक्षण विधियों का चयन करेंगे, उनकी ज़रूरत के हिसाब से टीएलएम का प्रयोग करेंगे। छोटे बच्चों के लिए कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त है? छोटे बच्चों के लिए देखिए, व्याख्यान आधारित शिक्षण ये बड़ों के लिए होता है, उच्च स्तर पर होता है, तो ये तो होगा नहीं। रट कर याद करने पे कोई भी बच्चा रहे उसको बल नहीं देना है। तथ्यों की पुनरावृत्ति रिवीजन ये भी नहीं होगा यहाँ पर। देखिए, छोटे बच्चों के लिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और उनको अनुभव प्रदान करें, है ना, तो ये सबसे बेहतर टीचिंग मेथड है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी शिक्षक की व्यावसायिक जिम्मेदारियाँ नहीं हैं? देखिए, व्यावसायिक जिम्मेदारियां नहीं हैं। यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, नहीं तो छोटे छोटे मिस्टेक्स आपको गलती करवा देंगे। आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना, भावनात्मक विकास का समर्थन करना, समावेशी शिक्षा प्रदान करना। देखिए, आलोचनात्मक सोच जो है इसको बिल्कुल बढ़ावा देना है। ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते हैं, लिमिट नहीं रहता है। ये जो है इनका जो थिंकिंग है लिमिटेड नहीं रखना है, सीमित नहीं रखना है, खुल के सोचने का मौका देना है। जो भी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं जितना ज़्यादा सोच सके, ये तो अच्छी बात है कि आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना, ये तो आपकी जिम्मेदारी होगी। भावनात्मक विकास का समर्थन, जितने भी विकास के पहलू हैं सभी को आपको क्या करना है? समर्थन करना है, तो ये जिम्मेदारी है। समावेशी शिक्षा प्रदान करना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। पक्षपात सुनिश्चित करना, किसी भी तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए, जाति, धर्म और कास्ट, भाषा, किसी आधार पर भी। समावेशी शिक्षा हमने डिटेल में पढ़ाया है आपको, तो आप लोग जानते हैं। नहीं जानते हैं तो थियरी क्लास आप लोग देख लीजिएगा। समावेशी शिक्षा में जो स्पेशल नीडेड बच्चे होते हैं, स्पेशल नीडेड चिल्ड्रेन जो होते हैं, इनके लिए अलग स्कूल्स की व्यवस्था की जाती थी। और यहाँ पर जो सामान्य बच्चे होते थे इनके लिए अलग स्कूल की व्यवस्था होती है। तो यह जो दोनों के बीच में सेपरेशन है, दोनों के बीच में जो दूरियां हैं, इसको ख़त्म करना ही समावेशी शिक्षा का काम है। यानी कि शारीरिक रूप से कोई कमज़ोर है, इसके लिए अलग स्कूल है, जो देख नहीं पा रहे हैं इनके लिए अलग स्कूल है ना, जिनकी बौद्धिक क्षमता कम है इनके लिए अलग स्कूल है, जो बोल नहीं पा रहे हैं इनके लिए अलग स्कूल है ना। तो ऐसा नहीं करना। ऐसे में ये बच्चे जो हैं दुनिया से, समाज से बिल्कुल खुद को अलग महसूस करेंगे, इनमें कुंठितता की भावना आएगी,
ये इनमें नेगेटिविटी भी आएगी जो स्पेशल नीडेड है ना। तो क्या करना है, सभी को एक साथ, अब इनकी जो भी आवश्यकता हैं, जो स्पेशल नीडेड जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, इनकी जो भी आवश्यकता है, आवश्यकता को पूर्ति करना है। और सभी बच्चों को एक ही जगह में, जो सामान्य बच्चे हैं या जो विशेष परिस्थिति वाले या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, सभी को एक ही स्कूल में एक ही छत के नीचे एजुकेट करना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। समावेशित कर देना, इंक्लूसिव एजुकेशन। आगे देखेंगे इंटरपर्सनल संचार में शामिल है। ये सवाल जो है हर बार पूछा जाता है, इंटरपर्सनल और एक होता है इंट्रापर्सनल। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है साथियों, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। वीडियो आप लोग देख लीजिएगा जो कम्युनिकेशन वाला है, या वहाँ पर बताया गया है डिटेल में। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में होता है ना कि कोई भी व्यक्ति जो है दूसरों के साथ मौखिक और गैर मौखिक बातचीत करता है, यानी कि इंटरपर्सनल में खुद से बात नहीं करेगा, किसी दूसरे से बात करेगा, चाहे वो मौखिक हो या फिर गैर मौखिक हो, इशारों से करे, लेकिन दूसरों के साथ। वहीं इसका उल्टा जो होता है आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा में क्या होता है, बच्चे जो हैं या जो लोग हैं वो स्वयं से बातचीत करते हैं, स्वयं से बातचीत करते हैं। स्वयं से बातचीत जैसे आप बहुत एकांत में हैं, अकेले बैठ रहे हैं और कुछ चीज़ें गहराई से सोच रहे हैं एकांत में, उसके बाद में आप अकेले बैठ के चिंतन कर रहे हैं और किसी टॉपिक पर गहराई से आप सोच रहे हैं, है ना, आत्मचिंतन कर रहे हैं। तो खुद से बात करना ये होता है आपका इंट्रापर्सनल, ना कि इंटर यहाँ वर्ड से आप कंफ्यूज कर जाइएगा, तो इस बात को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। इंट्रा मतलब खुद से बात करना है, इंटरपर्सनल मतलब दूसरों से बात करना है। यहाँ पर सी विकल्प हो जाएगा। यहाँ से हर बार सवाल पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा इंट्रापर्सनल स्किल का उदाहरण है। देखिए आ गया इंट्रापर्सनल, टीम वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो दूसरों के साथ बात करना पड़ेगा, तो ये तो आपका इंटरपर्सनल होगा। सक्रिय श्रवण, अगर आप एक्टिव होके सुन रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, तो यहाँ पर तो बात नहीं हो रहा है किसी से, यहाँ पर कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है, सिर्फ सुन रहे हैं। हाँ हो रहा है लेकिन खुद से तो बात नहीं कर रहे। और आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, आप खुद जागरूक हैं, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, सेल्फ से जुड़ा हुआ है, स्वयं से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका इंटरपर्सनल स्किल में ही आएगा साथियों। और बातचीत कर रहे हैं तो ये तो आपका इंटरपर्सनल में आएगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा को किसने पेश किया, जिसमें इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल स्किल शामिल हैं। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे डेनियल गोलेमैन। आगे देखते हैं अगले सवाल को। स्वयं नियमन किस कौशल सेट का एक उदाहरण है। स्वनियमन ये किससे संबंधित है, खुद से, स्वयं जागरूकता, स्वयं से बातचीत, स्व जागरूकता, स्वनियम भी उसी तरह से संबंधित है आपका। इंट्रा में खुद से बातचीत होता है, तो यहाँ पर इंट्रापर्सनल हो जाएगा आपका। गार्डनर के सिद्धांत में किस बुद्धिमत्ता प्रकार में दूसरों को समझना शामिल है। दूसरों को कैसे समझेंगे आप। हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि का सिद्धांत दिया, उसमें बहुत सारे प्रकार दिए हैं। भाषा से संबंधित जो ज्ञान होगा, इसमें भाषा की समझ होगी, भाषा की गहराई से नॉलेज होगा। तो यहाँ पर आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, तार्किक से तो यहाँ पर समझ नहीं सकते। इंटरपर्सनल, तभी तो दूसरों के साथ में जुड़ेंगे, दूसरे से संवाद होगा, बातचीत होगा, तभी किस बुद्धिमत्ता का प्रकार में दूसरों को समझना शामिल है, तभी आप दूसरों को समझ पाएंगे। आगे देखते हैं, एरिक्सन के अनुसार स्कूली उम्र के दौरान प्रमुख सामाजिक भावनात्मक कार्य है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्योग बनाम हीनता। और एरिक्सन का जो सिद्धांत दिया गया है सामाजिक भावनात्मक का सिद्धांत, इसका डिटेल वीडियो प्लेलिस्ट में आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कक्षा में भावनात्मक और सामाजिक समायोजन को बढ़ावा देने में मदद मिलता है। भावनात्मक और सामाजिक समायोजन को बढ़ावा देना है, तो प्रतिस्पर्धी ग्रेडिंग से तो ये तो समायोजन विकसित नहीं होगा, सख्त सजा से भी नहीं होगा,
साथियों के साथ बातचीत और सहानुभूति को प्रोत्साहित करने से आप भावनात्मक और सामाजिक समायोजन को बढ़ा सकते हैं। तो ये विकल्प हो जाएगा। नज़रअंदाज उनकी भावनाओं को कभी नहीं करना है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। छात्रों के भावनात्मक विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? केवल अनुशासनवादी नहीं, निष्क्रिय नहीं रहना है, आपको सक्रिय रहना है, भावनात्मक समर्थक और रोल मॉडल। तो ये बेहतर है। केवल पाठ्यक्रम डिजाइन करेंगे तो कैसे होगा भावनात्मक विकास? चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक समायोजन के लिए प्रासंगिक सामाजिक शिक्षण सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? सामाजिक शिक्षण सिद्धांत किसके लिए? सामाजिक समायोजन के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बंडूरा। मास्लो का याद रखिएगा, ये प्रेरणा का सिद्धांत दिया हुआ है आवश्यकता के अनुसार। वहीं जीन पियाजे जो हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिए हैं। यहाँ पर अल्बर्ट बंडूरा हो जाएगा। आगे देखेंगे स्कूली शिक्षा में दीक्षा प्लेटफॉर्म की क्या भूमिका है? रिकॉर्ड जारी करना, स्कूल में वित्त की निगरानी रखना, शिक्षकों और छात्रों के डिजिटल शिक्षण संसाधन प्रदान करना, खेल गतिविधियों का आयोजन करना। तो दीक्षा प्लेटफॉर्म का क्या योगदान है, यहाँ पर क्या भूमिका है साथियों? सी विकल्प हो जाएगा यहाँ। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सा पेशे में शिक्षक की वास्तविक रुचि को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? कौन सा पेशा जो है शिक्षक की वास्तविक रुचि को दर्शा रहा है अच्छे तरीके से? अगर स्कूल नियमित रूप से जा रहा है, टीचर पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने की क्षमता है, शिक्षण विधियों को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करता है, कक्षा में कम सख्त नियंत्रित नहीं करना है, नियमित उपस्थिति कर रहे हैं और सही से आप पढ़ा ही नहीं रहे तो कोई फायदा नहीं है, पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने की क्षमता, अगर जल्दी पूरा करते हैं लेकिन जल्दी पूरा करने से चीज़ें ठीक नहीं होती है ना, आपको बेहतर बनाना है, निरंतर प्रयास करना है। तो बेहतर विकल्प यहाँ पर कौन सा होगा आपका? सी हो जाएगा। आगे देखिए शिक्षकों के पेशेवर विकास में शिक्षण में रुचि की क्या भूमिका है? देखिए रुचि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट के लिए भी और टीचर के लिए भी। सीखने के दायरे को सीमित नहीं करता है, रुचि है तो दायरे को सीमित नहीं करेगा, ये बढ़ावा देगा, यह आजीवन सीखने और नवाचार को बढ़ावा देगा। बिल्कुल लाइफ टाइम जो है ये क्या करेगा? लर्निंग को बढ़ावा देगा, नवाचार को बढ़ावा देगा। रुचि रहेगा टीचिंग में तभी तो नई नई चीज़ें, नई नई टेक्निक्स, नए नए मेथड्स आएंगे। सहसहयोग की आवश्यकता को कम करता है, कम नहीं करता है, बढ़ाता है, नौकरी को तनावपूर्ण बनाता है, ये तो गलत बात है। आगे देखते हैं शिक्षण में शिक्षक की रुचि छात्रों को कैसे प्रभावित करती है? टीचिंग में शिक्षक की रुचि छात्रों को कैसे प्रभावित करेगी? यह उनके अधिक आज्ञाकारी बनाता है, यह उनके परीक्षा स्कोर को स्वचालित रूप से, देखिए स्कोर पर आपको ध्यान नहीं देना है, सेकेंडरी चीज़ें हैं ये, यह उनके होमवर्क यहाँ रिलेवेंट नहीं है, ये अधिक आकर्षक और सहायक शिक्षण वातावरण बनाता है। तो यहाँ पर बेस्ट विकल्प आप देखें, सहायक शिक्षण वातावरण बनाता है, यानी कि टीचिंग का जो इन्वायरमेंट होगा उसको कैसा बनाएगा? सहायक बनाएगा। तो ये बेस्ट विकल्प है, यहाँ पर उनको अधिक आकर्षक और सहायक बनाता है, तो ये बेहतर है। आगे देखिए बिना किसी अपवाद के नियमों को सख्ती से लागू करता है। कक्षा में एक अच्छा नेता वह है। अब नेता के भी अलग अलग प्रकार हैं। लीडरशिप वाला वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा या पीडीएफ देख लीजिएगा, यहाँ से भी 1-2 सवाल हमेशा ड्रॉप होते हैं। तो लीडरशिप के अलग अलग प्रकार हैं, किस प्रकार में क्या क्वालिटी, क्या खासियत होता है देख लीजिएगा। अच्छा नेता अपवाद के नियमों को सख्ती से लागू करता है, सख्ती से लागू नहीं करना है। आगे देखिए छात्रों को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित। तो अच्छा नेता क्या होगा कि छात्रों को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए मोटिवेट करे, उनको प्रोत्साहित करे, इससे बेहतर और कोई काम ही नहीं हो सकता। अकेले वो काम करता है तो ऐसे काम नहीं चलेगा। छात्रों की राय को नज़रअंदाज नहीं करना है, अच्छा लीडर बनना है। तो बी यहाँ पर बेस्ट आपको दिख रहा है। निम्नलिखित में कौन सा नेतृत्व की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर कौन सी विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? संचार कौशल। देखिए अच्छा नेता बनने के लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी तो जिनका आप नेतृत्व कर रहे हैं उन तक अपनी बातों को प्रभावी ढंग से पहुंचा सके। आपको तानाशाह नहीं होना है, सहानुभूति आप में होनी चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग या एबिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए। तो सहानुभूति होना चाहिए, तानाशाह आपको नहीं होना है। चलिए आगे देखते हैं। आधारभूत शिक्षण के संदर्भ में संक्षिप्त नाम FLN का अर्थ। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म होता है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी।
तो 2-4 सवाल जो हैं कुछ अलग हट के दिए जाएंगे जो कि अनएक्सपेक्टेड होते हैं हर बार, तो इससे आपको हैरान नहीं होना है, सभी परीक्षाओं में ऐसे होते हैं। किस पहल का उद्देश्य परिणामों और प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करके स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है? तो कौन सा पहल शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य जो है परिणाम और प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करना है, और जो स्कूली शिक्षा है इसका गुणवत्ता को सुधार करना है? निष्ठा है, या फिर समग्र शिक्षा है, विद्यांजलि है, या फिर सगुन है? तो ये आपका समग्र शिक्षा अभियान हो गया, सर्व शिक्षा अभियान हो गया। ये जो भी शैक्षिक कार्यक्रम किए गए स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, इसको देखना है आपको। यहाँ से भी सवाल आते हैं और इसका सेपरेट प्लेलिस्ट में वीडियो बना होगा। निम्नलिखित में से कौन सी 21वीं सदी के कौशल और शिक्षा शास्त्र पर स्कूल शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की पहल है? तो कौन सा पहल है जिसके द्वारा 21वीं सदी में अभी के जो टीचर्स हैं इनको स्किल्ड बनाना है और शिक्षा शास्त्र पर स्कूल शिक्षकों को प्रशिक्षित करना है, ट्रेनिंग देना है? तो यहाँ पर आपका निष्ठा हो जाएगा करेक्ट आंसर। इनमें से किस समकालीन चुनौती ने हाल के वर्षों में वैश्विक स्तर पर स्कूली शिक्षा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है? स्कूली शिक्षा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है, हाल ही का बात हो रहा है। तो हाल में क्या हुआ था आपका? वन का कटाई तो पहले से ही हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग यहाँ संबंधित नहीं है। कोविड-19 महामारी, देखिए स्कूल कॉलेज बंद थे तो जिससे यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉब्लम हुआ, समस्या हुआ, और ये हाल ही में हुआ है। तो कोविड-19 आपका हो जाएगा। स्कूल प्रमुख और शिक्षकों की समग्र उन्नति, अब यहाँ पर देखिए निष्ठा जो था इसका क्या है, यहाँ पर स्कूलों का समग्र उन्नति हो, शिक्षकों का उन्नति हो के लिए राष्ट्रीय पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि पाठ्यक्रम का डिजाइन किया जाए, मूल्यांकन सुधार किया जाए, शिक्षकों और स्कूल नेताओं की क्षमता निर्माण किया जाए, छात्रवृत्ति वितरण तो पहले से हो रहा है। कुछ क्वेश्चन जो हैं ऑप्शन देख के भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। सिर्फ पाठ्यक्रम डिजाइन करना इसका तो उद्देश्य नहीं होगा, ये सीमित हो जाएगा। मूल्यांकन सुधार ये भी सेकेंडरी है। शिक्षक और स्कूल नेताओं की क्षमता निर्माण, मेन स्कूल का पिलर कौन है? स्कूल के जो अगुवाई करता हैं, प्रबंधक हैं, या फिर स्कूल के जो शिक्षक हैं। ये अगर इनमें क्षमता रहेगी तो तभी तो टीचिंग लर्निंग जो है, या फिर जो स्कूल है बच्चे हैं उनको अच्छे से टीच करेंगे और विकास जो होगा समग्र होगा। तो मेन यहाँ पर क्या है, इनकी क्षमताओं को विकसित करना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण, किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त शिक्षा का स्तर से तो दृष्टिकोण पता नहीं कर सकते। शिक्षा के प्रति व्यक्ति की भावनाएं क्या हैं, उसका विश्वास क्या है, ये व्यवहार क्या है, तो ये रिलेवेंट है यहाँ पर दृष्टिकोण से। याद कैसे करना है स्कूल में बिताए गए वर्ष, ये तो रिलेवेंट है नहीं। इससे कैसे जानेंगे कि किसी का शिक्षा के प्रति क्या नज़रिया रखता है, दृष्टिकोण रखता है, कैसे जानेंगे? उनके भावनाओं से, वो उनके विश्वास और वो कैसे व्यवहार करता है उससे हमको पता चलेगा। तो बी यहाँ पर होगा आपका। शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण हो सकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण का कारण कौन होगा यहाँ पर? स्कूल छोड़ने की दर में वृद्धि, अगर ड्रॉप आउट जो है बढ़ रहा है तो क्या ये सकारात्मक बात है? नहीं, ये तो नकारात्मक है। निष्क्रिय अधिगम, हमेशा अधिगम कैसा होना चाहिए साथियों? सक्रिय होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। तो निष्क्रिय जो है ये आपका नेगेटिव है, तो ये सकारात्मक ये भी नहीं हो सकता। कक्षा में कम जुड़ाव है, बच्चे कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये भी सकारात्मक दृष्टिकोण हो नहीं सकता। उच्च प्रेरणा मिल रहा है और बेहतर शैक्षिक प्रदर्शन हो रहा है, परफॉर्मेंस जो है एजुकेशनल परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, तो ये आपका सकारात्मक दृष्टिकोण का कारण हो सकता है। तो डी विकल्प यहाँ पर हो जाएगा आपका। शिक्षा के प्रति छात्रों के दृष्टिकोण को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? शिक्षक छात्र संबंध, साथियों का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्थिति, छात्र के आंखों का रंग। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर, अब छात्रों के दृष्टिकोण को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? अब शिक्षक छात्र दोनों के बीच में ये प्रक्रिया चलती है, शिक्षण की प्रक्रिया, तो ये दोनों तो एक दूसरे को प्रभावित करेंगे ही, तो ये तो होगा।
कैसे ग्रुप में रहता है, जैसे बोला जाता है ना, जैसे समूह में रहिएगा, जैसे संगति रहिएगा, वैसा आप धीरे धीरे बनने लगते हैं। तो प्रभाव तो इनका भी होता है। सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, इससे भी हमें प्रभाव देखने को मिलता है। ये भी तो एक फैक्टर है। अगर गरीब फैमिली है तो अच्छा स्कूल, अच्छा टीचर, अच्छा बुक प्रेफर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रभावित करता है। छात्र का रंग, आँख का रंग कैसा है कि सफ़ेद है, काला, नीला, आँख का रंग मैटर नहीं करता है। अगर बच्चा यहाँ पर बोलता आँख से दिखाई नहीं देता है या फिर आँख से अंधा है, तब ये हमारे छात्र के दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकता था। तब आँख का रंग जो है यहाँ पर कोई मैटर नहीं कर रहा है। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका। आगे देखिए, स्कूल छात्रों में शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में शिक्षक कैसे मदद करते हैं। आपको सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है। एज ए टीचर क्या करेंगे, केवल सख्त अनुशासन बिल्कुल नहीं, प्रेरक के रूप में दंड का उपयोग करके, दंड कभी नहीं करना है, मोटिवेट करने के लिए एक आकर्षक और सहायक सामग्री वातावरण बनाकर। तो ये आप काम कर सकते हैं कि एक जो है आकर्षक क्या बनाएं, वातावरण बनाएं, सहायक शिक्षण वातावरण बनाएं। तो इसमें सकारात्मक दृष्टिकोण आ सकता है, विकसित हो सकता है। नज़रअंदाज तो नहीं करेंगे, उनकी भावनाओं को नज़रअंदाज करेंगे तो कैसे विकास होगा, विकास तो कौन दब जाएगा। शैक्षिक मनोविज्ञान में दृष्टिकोण शब्द मुख्य रूप से संदर्भित है। दृष्टिकोण का मतलब तो अभी हम बताएं, संज्ञानात्मक क्षमता दृष्टिकोण नहीं है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता दृष्टिकोण किसी विशेष विचार या वस्तु के प्रति मानसिक पूर्वावृत्ति या शारीरिक विकास, ये तो रेलेवेंट ही नहीं है। तो यहाँ पर शैक्षिक मनोविज्ञान में दृष्टिकोण क्या है साथियों, किसी विशेष विचार या किसी वस्तु के लिए हमारी जो मानसिकता है, हमारी जो नज़रिया है, मानसिक पूर्वावृत्ति जो है, ये संदर्भित करता है। तो सी विकल्प यहाँ पर हो जाएगा आंसर। तो हमने 40 क्वेश्चन आपको दिखा दिया। PYQ जो है 2025 में पूछे हुए, आप लोग 19 से 25 तक ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और आपको पता भी चलेगा किन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं और किस तरह के सवाल हैं। और आगे के जो क्लासेस हैं, अपडेट्स हैं, गाइडेंस के लिए आप लोग हमारे साथ तो बने रहिएगा ही। और मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लाइव सेशन में। धन्यवाद।